हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्टूऑन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आपको हम ऑनलाइन मोड में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे और हमने अभी तक आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा भी चुके हैं, जिसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। रही बात मेरी, तो मैं IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिक्स जो कि एक पूरा का पूरा ब्रांच है केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। ढेर सारी केमिस्ट्री की बातें हम लोग वहाँ पर करते हैं और उसी ब्रांच की बदौलत मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर एक नाम याद कर लीजिए, केवल याद ही नहीं करना है, आपको इसके बारे में दूसरे बच्चों को भी बताना है कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग करते हैं। और आज की हमारी जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो टॉपिक है वो रहेगा बायोमॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे अगर बायोमॉलिक्यूल्स की बात किया जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है एक बायोलॉजी का एक सेक्शन आता है। बायोलॉजी में आप इसको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ते हैं, बहुत ही हर एक चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बायोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, पर केमिस्ट्री में भी हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिस्ट्रीज चलती रहती हैं। और क्योंकि केमिस्ट्री हमें पढ़ना है तो इस वजह से हमें थोड़ा बहुत बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि हमारे बॉडी से जुड़ी हुई बात है। अब सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर ये बायोमॉलिक्यूल्स जो कि एक बायोलॉजी का पार्ट है वो केमिस्ट्री में क्या कर रहा है। तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैंने जहाँ पर पढ़ा था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे ढेर सारा हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। ड्रग्स कौन सा? दवाई वाला ड्रग्स, ठीक है। तो ढेर सारा हम लोग वहाँ पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और ढेर सारे केमिकल कंपाउंड वहाँ पर हम लोग इनॉकुलेट कराते हैं। और जो हम लोग केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कि ड्रग्स में जो केमिकल कंपाउंड है वो हम लोग कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं? अपनी सेल्फ बॉडी में। जब भी हमें तबीयत खराब होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दवाई लेते हैं। दवाई है क्या? केमिकल कंपाउंड है, और वो केमिकल कंपाउंड जो है हमारे बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी को सही करता है, हमारी बॉडी को चुस्त और दुरुस्त करता है। तो इसी वजह से हमें थोड़ा बहुत बायोलॉजी पार्ट आना चाहिए इस केमिस्ट्री में भी। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। वैसे बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, ढेर सारी चीज़ें होती है, कम नहीं होती हैं। अगर आप बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में फैट्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में DNA RNA की हम लोग बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग विटामिन्स की बात करते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स की बात करते हैं। तो ढेर सारी बातें हम लोग करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे भी कि हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है वो 3 लेक्चर में कवर होगा, जिसमें से 2 लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 2 लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बारे में बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरा लेक्चर जो होगा वो एक छोटा सा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग मिसलिनियस बातें करेंगे, प्रोटीन से जुड़ी हुई, एमिनो एसिड से जुड़ी हुई, विटामिन से जुड़ी हुई और कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर नंबर 1 होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स पर आधारित होगा, और कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। और जो दूसरा लेक्चर, मतलब कि जो अगला लेक्चर होगा बायोमॉलिक्यूल्स का, वो होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जिस पे सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चाहे हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे हम कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात करें, हर एक एग्जामिनेशन में कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ केमिकल रिएक्शन भी पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स, टॉपिक का नाम लिखिए अपनी कॉपी में, कार्बोहाइड्रेट्स। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, क्योंकि अगर आपका एक बार नोट्स अच्छा बन गया फिर रिवीजन पार्ट भी आपका अच्छा ही होगा।
क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ है, और मुझे जहाँ पर लगता है कि एग्ज़ामिनेशन में इसके पूछने की संभावना ज़्यादा है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, या फिर जो कॉन्सेप्ट एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा चुका है हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसका जो डेफिनेशन था वो बहुत ही सिंपल था। जैसे कि यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है नाम बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो और क्या है, हाइड्रेट है। कार्बो का मतलब क्या हो गया, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, वाटर। So we can say that carbohydrates are actually hydrated form of carbon. So earlier, पहले के जमाने में carbohydrates were believed to be hydrates of carbon having the molecular formula expressed in the form of CxH2x. पहले हम लोग यही जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल है। क्या कार्बन के साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी एक्स के फॉर्म में रहेगी, जितना कार्बन होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। पर ये जो है वो पहले की सोच थी, अब जो है चीज़ें बदल गई है। और चीज़ें कैसे बदल गई है, रैमनोज की वजह से, क्योंकि रैमनोज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो C6H12O5 है, मतलब कि CxH2x वाले फॉर्मूला को ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो कुछ और फॉर्मूले के फॉलो कर रहा है। तो आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनफैक्ट इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड वे में हम लोग इसको बताते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो तब तक ये आप नोट कर लीजिए। तो earlier carbohydrates were believed to be hydrates of carbon having molecular formula expressed in the form CxH2x, but now some of the carbohydrates do not follow such formula, such as rhamnose जिसका फॉर्मूला है C6H12O5। तो अब सवाल यह है कि अब क्या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। नाउ कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज, लिख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड। आमतौर पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टाइप का मॉलिक्यूल होगा, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप होगा। ये तो मस्ट है, एक ना एक एल्डिहाइड होना चाहिए और एक कीटोन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ढेर सारे OH ग्रुप भी होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि ढेर सारे OH ग्रुप भी होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हमें ऐड करना है, क्या, प्रेजेंट इन ओपन फॉर्म और हेमी एसिटल फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म। क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म का भी नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म का भी नाम दे सकते हैं। So we can say that carbohydrates is defined as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketonic compound present in either open form or hemiacetal form. इन यहां पे either लिख दीजिए, ओपन फॉर्म और हेमी एसिटल फॉर्म या फिर क्लोज्ड फॉर्म के फॉर्म में होता है। दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन जाता है। याद कर लीजिए, ये है आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब कि हर एक कार्बोहाइड्रेट में आप या तो एल्डिहाइड ग्रुप देखेंगे या तो कीटोन ग्रुप देखेंगे और साथ ही साथ ढेर सारे OH ग्रुप को भी आप लोग देखेंगे।
नोट कर लिया? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कुछ और चीजें आप लोग को जानना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के भी नाम से जानते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि इनके पास मीठा स्वाद होता है, स्वीट टेस्ट के होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना हम लोग नहीं भूलेंगे कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट आपके स्वीट फॉर्म में नहीं होते हैं। समझ लीजिए बेटा, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट आपके स्वीट फॉर्म में नहीं होते हैं। कुछ ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट फॉर्म में होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट स्वीट नहीं होता है, वो टेस्टलेस के फॉर्म में होता है। So that is the major difference between saccharides and carbohydrate. All saccharides are carbohydrate, but all carbohydrates are not the saccharide. याद कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे H लिख देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख देते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया, फिर यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। इसी के साथ कुछ भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ढेर सारा OH ग्रुप हो सकता है, या फिर कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर COH और H हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। So this will be called as polyhydroxyaldehyde. Polyhydroxyaldehyde, and this will be called as polyhydroxyketone. पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन। समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट की जनरल कहानी। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है मोनोसैक्राइड का। किसका बच्चा? मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड क्या होते हैं? दे हैव जनरल फॉर्मूला CH2ON। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH2ON, वेयर N की वैल्यू जो है वो 3 से 7 तक वेरी करेगी, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर। मोनोसैक्राइड का मतलब एक मॉलिक्यूल होगा और उस एक मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होगी, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसैक्राइड। दूसरा जो ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड की बात करें तो दे आर मेड ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड। जब 2 से 10 यूनिट मोनोसैक्राइड के मोनोमर हैं, मोनोसैक्राइड क्या है बच्चे? मोनोमर है, तो 2 से 10 यूनिट मोनोमर मोनोसैक्राइड के आपस में जुड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो बड़ा स्ट्रक्चर कहलाता है ओलिगोसैक्राइड। क्या नाम देते हैं उसको? ओलिगोसैक्राइड का नाम देते हैं। ओलिगोसैक्राइड आपका स्वीट टेस्ट का होता है, मोनोसैक्राइड स्वीट टेस्ट का होता है, ओलिगोसैक्राइड भी आपका स्वीट टेस्ट का होता है, बोथ आर स्वीट इन टेस्ट। तीसरा आता है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड यूजुअली कंटेन्स मोर देन 100 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड। मतलब कि यहां पर मोनोसैक्राइड की जो संख्या है वो ढेर सारी होती है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि 100 से ज्यादा मोनोसैक्राइड यूनिट आपस में जुड़कर पॉलीसैक्राइड का फॉर्मेशन करता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन शुगर। ये मीठा नहीं होता है, ये क्या होता है? दे आर नॉन शुगर, दे आर नॉट इन स्वीट इन टेस्ट। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेंस। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला हो गया मोनोमर यूनिट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोनोसैक्राइड, और मोनोसैक्राइड्स में कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होगी। दूसरा होता है
ओलिगोसैक्राइड, और ओलिगोसैक्राइड में मोनोमर या मोनोसैक्राइड की संख्या 2 से 10 होती है। 2 से 10 मोनोसैक्राइड आपस में जुड़कर ओलिगोसैक्राइड बनाता है। और तीसरा होता है पॉलीसैक्राइड, जहां पर मोनोसैक्राइड की संख्या 100 से भी ज्यादा होती है। तो ढेर सारा मोनोसैक्राइड आपस में जुड़कर पॉलीसैक्राइड बनाता है। अगर वहीं टेस्ट की बात करें, अगर हम वहीं टेस्ट की बात करें, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के आधार पर मोनोसैक्राइड और ओलिगोसैक्राइड जो होता है वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, पर पॉलीसैक्राइड जो है वो स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से बच्चा और समझ लीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। देखिए मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड में मैंने आपको क्या बताया था, 3 से 7 कार्बन। ट्रायोजेज है, ट्रायोजेज में 3 कार्बन होता है। ट्रायोजेज में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। टेट्रोजेज, टेट्रोजेज में 4 कार्बन होता है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पेंटोजेज में 5 कार्बन होता है। हेक्सोजेज में 6 कार्बन होता है और हेप्टोजेज में 7 कार्बन होता है। एग्जाम्पल के साथ है, ट्रायोजेज में ग्लिसरल्डिहाइड का नाम आता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोजेज में एरिथ्रोज का नाम आता है, थ्रियोज का नाम आता है। पेंटोजेज में राइबोज आता है, डीऑक्सी राइबोज आता है, रिबुलोज आता है। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज पार्ट बनता है डीएनए का और आरएनए का। हमारे बॉडी के अंदर डीएनए जो आरएनए है उसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होता है। हेक्सोजेज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज आपका भी आ जाता है, सॉरी सुक्रोज आपका डाइसैक्राइड में आता है, सुक्रोज डाइसैक्राइड में आता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ब्लड शुगर, ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, फ्रूट के अंदर फ्रक्टोज होता है, फ्रूट शुगर। और 7 कार्बन का होता है सीडो, हेप्टोलोज और हेप्टोज। तो दे आर ऑफ 7 कार्बन। देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 5 कार्बन और 6 कार्बन का ही हमें ज्यादा फोकस करना है। 5 कार्बन 6 कार्बन इज द मोर इंपॉर्टेंट। ये हो गया मोनोसैक्राइड की बात। ओलिगोसैक्राइड में मैंने आपको बताया था कि 2 से 10 मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ता है, पर यहां पर मैंने केवल 5 ही तक बताया है। सो ऐसे कि डाइसैक्राइड, 2 मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ के डाइसैक्राइड बनाएगा। जैसे नाम हो गया माल्टोज और सुक्रोज, माल्टोज और सुक्रोज। माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज से जब हम लोग जोड़ेंगे माल्टोज बनेगा। और सुक्रोज बनेगा आपका किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज विल गिव सुक्रोज। ट्राइसैक्राइड में रैफिनोज नाम आता है, मोनोट्रायोजेज नाम आता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। टेट्रासैक्राइड में स्टैकियोज नाम आता है, स्कॉर्डोज नाम आता है। पेंटासैक्राइड में 5 मोनोमर यूनिट, तो 5 मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ के पेंटासैक्राइड बनाता है। इसमें एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, वर्बकोज। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। पेंटासैक्राइड के बाद हेक्सासैक्राइड होता है, हेप्टासैक्राइड होता है, ऑक्टासैक्राइड होता है, नोनासैक्राइड होता है, फिर डेकासैक्राइड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट आपका डाइसैक्राइड है, और यहां पर पेंटोज है और यहां पर हेक्सोज है। तो दे आर द इंपॉर्टेंट वन। कार्बोहाइड्रेट में दे आर द इंपॉर्टेंट वन, नोट करिए। पॉलीसैक्राइड की अगर बात करते हैं तो पॉलीसैक्राइड में 2 तरह का पॉलीसैक्राइड होता है। वन इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसैक्राइड, मतलब कि सेम मोनोसैक्राइड जब आपस में जुड़कर पॉलीसैक्राइड बनाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसैक्राइड। दिस इज सेम टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड। और हेट्रोपॉलीसैक्राइड में डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड।
different type of monosaccharide that is called as heteropolysaccharide. होमोपॉलीसैकेराइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसैकेराइड है जहां पे नाम आता है स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज भी लिख लीजिए, एक सेलुलोज का भी नाम लिख लीजिए। इसका बच्चा सेलुलोज भी नाम लिख लीजिए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब आपका होमोपॉलीसैकेराइड आता है, इंपॉर्टेंट है। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हेपरिन, पेक्टिन का नाम आता है। किसका? हेपरिन का नाम आता है और पेक्टिन का नाम आता है। इसको नोट करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको फोकस कराया है। दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छे से मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और बातें हम लोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को। आते हैं अब इंपॉर्टेंट, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रिपीटेडली। बच्चे हमसे आके पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ढेर सारे हमने शुगर के बारे में बात किया है। तो कौन सा शुगर रिड्यूसिंग होता है, कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग होता है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। तो इसमें याद करिएगा, दो शुगर विच रिड्यूसेस फेलिंग एंड टॉलेंस रीजेंट, मतलब कि जो फेलिंग टेस्ट दे और टॉलेंस टेस्ट दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर का नाम देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल मोनोसैकेराइड। क्या बच्चा? all monosaccharide and disaccharide except sucrose is a reducing sugar। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, जितने भी आपके डाइसैकेराइड होते हैं सारे के सारे डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद कर लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए एकदम ध्यान से, पूछेगा तो यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन में एक नाम दे देगा सुक्रोज और कुछ नाम देगा, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। तो याद रखिएगा कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि इसमें कुछ नाम देख लेते हैं। यहां पे जितने भी नाम है सब की सब आपके कौन से हैं, रिड्यूसिंग शुगर के। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, और यहां पे माल्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। ऊपर सब मोनोसैकेराइड है, नीचे सब डाइसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड तो सबकी सब रिड्यूसिंग हो गया और डाइसैकेराइड भी सबकी सब क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। जो सुक्रोज की कहानी है, तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो है आपका सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज आपस में जुड़कर सुक्रोज बनाता है। एंड द सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन रिड्यूसिंग शुगर है। याद रखिएगा, एनोमेरिक कार्बन ही बताएगा कि आपका शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चा, एनोमेरिक कार्बन ही बताएगा कि शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। सबसे पहली बात यह है कि ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो पहला कार्बन है, दैट फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। देखिए यहाँ पे पहला कार्बन ये है, यहाँ पे आपका पहला कार्बन ये है, यहाँ पे आपका पहला कार्बन ये है, यहाँ पे आपका पहला कार्बन देखिए क्या है, ये पहला कार्बन है और इधर जो पहला कार्बन है ये है। इसमें अगर देखेंगे तो पहला कार्बन एक यहाँ पर है और एक पहला कार्बन यहाँ पर है। सो फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन ऑफ
सैक्राइड या फर्स्ट कार्बन ऑफ मोनोसैक्राइड एंड डाइसैक्राइड इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। अगर आपके स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप है देन दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर OH ग्रुप दिख गया, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, ये वाला नहीं है। यहाँ पे OH जो है वो बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर OH ग्रुप है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप है, सो दैट्स व्हाई दे विल बी एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ पे भी OH ग्रुप था, पर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सो वी कैन से दैट नो OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन। सुक्रोज में एनोमेरिक कार्बन पर कोई भी OH ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। मतलब कि आपको स्ट्रक्चर अगर पता है तो आप पता कर लेंगे। पर बच्चे क्या करते हैं, यही याद कर लेते हैं कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पर क्यों, रीज़न मैंने आपको जस्टिफाई कर लिया। इसको अच्छे से नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है आपको। आई होप आपने लिख लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, डी एंड एल फॉर्म। एक और कहानी आती है कि कुछ शुगर के साथ कैपिटल डी लिखा रहता है, कुछ शुगर के साथ कैपिटल एल लिखा रहता है। कंफ्यूज मत करिएगा, एक जगह स्मॉल डी और स्मॉल एल दिया रहता है। जो स्मॉल डी स्मॉल एल है वो असल में ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है। दैट टेल्स अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट टेल्स अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब हो गया लीवो रोटेटरी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे समझते हैं कि कैपिटल डी स्मॉल डी एक ही है, पर नहीं। कैपिटल डी कैपिटल एल एक अलग बात बताता है। स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी। क्लॉकवाइज में करा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज में करा तो लीवो रोटेटरी। पर अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है, that is a relative configuration, that is a relative configuration, that is a relative configuration। नोट करिए, इसका मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि कैसे पता चला कि ये एक रिलेटिव कन्फिग्रेशन है। नोट करिएगा, कैपिटल डी स्मॉल कैपिटल एल रिलेटिव कन्फिग्रेशन होता है, किसी मॉलिक्यूल का रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। और स्मॉल डी स्मॉल एल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है या फिर लीवो रोटेटरी होता है। होप आपने ये बातें नोट कर लिया है। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। कैपिटल डी कैपिटल एल सिंबलाइजेस रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ OH ग्रुप एट पेनल्टीमेट कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब कि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन करेंगे। और कहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन। पेनल्टीमेट का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव कन्फिग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल डी कैपिटल एल। जैसे कि अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये होता है, दैट इज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड।
CHO है, HOH है और CH2OH है। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है? पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है? ये है। और पेनल्टीमेट कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो किस साइड पर है? राइट हैंड साइड पर है। और जब राइट हैंड साइड पर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी फॉर्म बोलते हैं। कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं बेटा, कैपिटल डी का मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, उसका मतलब ये हो गया। वही अगर हम लोग एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहां पे देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन ये हो गया। OH ग्रुप कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया? एल फॉर्म हो गया। तो अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में, खासकर मोनोसैकेराइड की हम लोग बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में पेनल्टीमेट कार्बन पर, सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH अगर राइट हैंड साइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी फॉर्म, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम लोग उसको बोलेंगे कैपिटल एल फॉर्म। समझ में आ गई होगी बात, कोई भी डाउट अब नहीं बची होनी चाहिए। समझ में आई बात? नोट करिएगा इसको। दैट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर लेते हैं। केवल पेनल्टीमेट कार्बन पर हमें देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन, और किसी कार्बन पर हमें नहीं देखना है। तो केवल पेनल्टीमेट कार्बन ही बताएगा कैपिटल डी फॉर्म होगा या कैपिटल एल फॉर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और चीजें बात करते हैं। जैसे कि हमने डी एंड एल फॉर्म बात कर लिया है। एपीमर्स, एक टर्म आता है एपीमर्स, और पूछता है कि कौन सा इसमें एपीमर्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एपीमर्स होता क्या है। बाय डेफिनेशन एपीमर्स आर द डायास्टीरियोमर्स। अब मैं ये जानता हूं कि आप लोग डायास्टीरियोमर्स के बारे में जानते हैं। आपने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आए होंगे। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टर्म वहां पे आता है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर इमेज बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है तो बोथ आर द इनैंशियोमर। फिर आता है डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल में केवल एक ऑप्टिकल एक्टिविटी सेंटर पर या ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। कुछ में एक ग्रुप लेफ्ट होता है तो दूसरे में वही ग्रुप राइट की तरफ आ जाता है। तो केवल एक ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर, केवल एक ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर, सॉरी हम डायस्टीरियोमर की बात कर रहे हैं, तो डायस्टीरियोमर में क्या होता है? मिरर इमेज नहीं होता है। डायस्टीरियोमर्स आर नॉट दी मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स आर नॉट दी मिरर इमेज। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर। एपीमर्स की बात कर सकते हैं कि एपीमर्स आर ऑल्सो दी डायस्टीरियोमर्स विथ मोर देन वन स्टीरियो सेंटर। ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल में एक से अधिक स्टीरियो सेंटर है, पर उन एक से अधिक स्टीरियो सेंटर पर केवल एक स्टीरियो सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रही है। कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रही है? डिफर कर रही है। तो ऐसे डायास्टीरियोमर को हम लोग नाम देंगे एपीमर। ऐसे डायस्टीरियोमर को हम लोग नाम देंगे एपीमर। मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर तो ढेर सारा है और ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही है, पर कितने ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर? केवल एक ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे, तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स को हम लोग एपीमर बोलते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर बट ऑल डायस्टीरियोमर आर नॉट दी एपीमर, क्योंकि डायस्टीरियोमर में दो ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पे भी चेंज कर सकता है या तीन पे भी चेंज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल भी साथ में देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए एपीमर का ग्लूकोज है। ये कौन सा ग्लूकोज है? देखिए डी ग्लूकोज है। क्यों डी ग्लूकोज है? क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है। और ये देखिए यहां पर क्या है? डी गैलेक्टोज है। क्यों यहां पर कैपिटल डी है? क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन पर OH जो है वो
लेफ्ट राइट हैंड साइड में है। तो कैपिटल डी क्यों है वो तो आपको पता चल गया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा दोनों मॉलिक्यूल में, चाहे उसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों मॉलिक्यूल में हर एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है सिवाय इस ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर के। यहां पर OH राइट हैंड साइड में है, यहां पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी हर जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है। केवल एक ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो रही है। तो ऐसे डायस्टीरियोमर को हमने नाम क्या दिया, एपीमर का नाम दिया। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज और ये हो गया आपका नाम डी गैलेक्टोज। सो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर ऑप्शन। क्या ये डायस्टीरियोमर है? बिल्कुल है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर डायस्टीरियोमर। ऑप्शन 2, क्या ये एपीमर है? बिल्कुल है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपीमर्स, बिल्कुल है। ऑप्शन 3, क्या ये इनएंशियोमर है? बिल्कुल गलत। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर नॉट द इनएंशियोमर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह का ऑप्शन बन सकता है। मेरे ख्याल से एपीमर पर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा बच्चा। तो मेरे ख्याल से आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा और अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कराना चाहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ये सब पूछा गया सवाल है। अगला नाम आता है एनोमर्स। एनोमर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, एनोमर्स। पर एनोमर्स अगर आपको जानना है तो एनोमर्स जानने के पहले आपका मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। सो वी कैन से दैट एनोमर्स आर एप्लीकेबल इन साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल इन साइक्लिक फॉर्म। एनोमर, मॉलिक्यूल हमारा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होता है एनोमर? देखिए, दे आर द एपीमर्स। ये भी अब एपीमर्स हैं, मतलब कि वही कहानी। एपीमर्स का ये एक स्पेशल केस आ गया। दे आर द एपीमर्स हुज कॉन्फ़िगरेशन डिफर ओनली एट C1, मतलब कि केवल कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। और कार्बन नंबर 1 पर कहां पे कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो लिख लीजिएगा ऑफ साइक्लिक फॉर्म, ऑफ साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर कार्बन नंबर 1 पर केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, देन दैट टाइप ऑफ एपीमर इज कॉल्ड एज एनोमर। उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एनोमर। जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखिएगा, ये है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। ये ग्लूकोपाइरेनोज की कहानी है और ये भी क्या है? ग्लूकोपाइरेनोज की कहानी है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और ये बीटा हो गया। अब यहां पे देखिएगा सब कुछ सेम है, सेकेंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर और सिक्स कार्बन पर, हर जगह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बस कॉन्फ़िगरेशन कहां पे फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट कार्बन पर। यहां पर OH जो है ये डाउन द प्लेन है और इस स्ट्रक्चर में OH जो है वो अपसाइड द प्लेन है। एक तरफ हो गया डाउन द प्लेन और दूसरा हो गया अपसाइड द प्लेन। तो अगर डाउन द प्लेन है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और अगर अपसाइड द प्लेन है तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो अल्फा और बीटा एनोमर के बारे में बताता है। कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या देखिए, क्या एनोमर एपीमर है? बिल्कुल, एनोमर्स आर द एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट द एनोमर। तो एनोमर एपीमर है। एपीमर क्या है बेटा आपका? डायस्टीरियोमर है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनोमर आर ऑल्सो द डायस्टीरियोमर।
रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको आप ड्रॉ करिए अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से ड्रॉ करिएगा। एनोमर के बारे में जान लिया, एपिमर के बारे में जान लिया, डायस्टीरियोमर के बारे में जान लिया, एनेंशियोमर के बारे में जान लिया, कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में जान लिया, स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में जान लिया। हमें उम्मीद है कि आप लोग कैपिटल आर कैपिटल एस के बारे में भी जानते हैं, आर एस कन्फिग्रेशन के बारे में जानते हैं। तो ये दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर। ये सब क्या है? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, म्यूटा रोटेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है म्यूटा रोटेशन के बारे में कि म्यूटा रोटेशन क्या है। और म्यूटा रोटेशन जो है हमेशा ग्लूकोज में ही हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट में या फिर मोनोसैकराइड डाइसैकराइड में ही हम लोग म्यूटा रोटेशन को देखते हैं। म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज अ म्यूटा रोटेशन? आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे पर कुछ बच्चे अभी जानते नहीं होंगे, तो मैं एक ऐसी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, हमेशा के लिए, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं कि क्या है म्यूटा रोटेशन। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये कैसा डेफिनेशन है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सिंपल शब्दों में अगर इसको समझाया जाए तो हमें ये समझ में आता है कि म्यूटा रोटेशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में देखा जाता है। कि जब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद एक्वस मीडियम में हम लोग यूजुअली सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो परिवर्तन है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, एक वक्त पर जाकर ये परिवर्तन जो है वो स्टॉप कर जाता है। जिस टाइम ये परिवर्तन स्टॉप करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करना बंद करती है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए? इक्विलिब्रियम। तो हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और था, हमने उसका सॉल्यूशन बनाया एक्वस मीडियम में, तो देख रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो चेंज कर रही है, और चेंज करते करते जो है एक जगह जाकर रुक जाती है। किस जगह जाकर रुक जाती है? इक्विलिब्रियम पर जाके रुक जाती है। तो इस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। अब मुझे यकीन हो गया कि आपको एकदम बात समझ में आ गई है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहा होगा। पर अगर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच गया है तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल ये देखिएगा, जैसे कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो दो तरह का होता है, एक अल्फा डी होता है और दूसरा जो है वो बीटा डी होता है। अल्फा डी होता है और बीटा डी होता है। अल्फा डी का ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो प्लस 112 डिग्री का होता है, और बीटा डी का ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो प्लस 18.7 डिग्री का होता है। ये मैं प्योर कंपाउंड की बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है 112 का है, और अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में बीटा डी ग्लूकोज है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 18.7 डिग्री का है। मान लीजिए हमने एकदम प्योर फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज लिया, तो हमें लग रहा है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो 112 होना चाहिए। पर जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, इसमें बेटा एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं,
तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो 112 डिग्री जो था स्टार्टिंग में एकदम प्योर फॉर्म में था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और धीरे धीरे घटते घटते कहां पर जाकर रुक गया, 52.7 डिग्री पे जाकर रुक जाता है। घटते घटते ये 52.7 डिग्री पे जाके रुक जाता है, इसके बाद चेंज नहीं करता है। जर्नी कहां से स्टार्ट किया, 112 से स्टार्ट किया, कहां पे खत्म किया, 52.7 पे जाके खत्म किया। इसी को हमने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। या फिर दूसरी अगर बात हम लोग करें तो ये कर सकते हैं कि हमने एकदम प्योर फॉर्म में बीटा डी ग्लूकोज लिया, उसका ऑप्टिकल रोटेशन है 18.7 डिग्री का, एक्वस फॉर्म में बना दिया। जैसे ही एक्वस फॉर्म में बनाया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते कहां पे जाके रुकती है, 52.7 पे जाके रुकती है। मतलब कि अब पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में बीटा डी ग्लूकोज नहीं है। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो चेंज हो रहा है, यहां पे जो बढ़ रहा है, यहां पे जो घट रहा है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों मौजूद है, अल्फा फॉर्म भी मौजूद है और बीटा फॉर्म भी मौजूद है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो बीटा में चेंज करने की काबिलियत रखता है और बीटा जो है वो अल्फा में चेंज करने की काबिलियत रखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोल बेटा। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर अल्फा और बीटा जो है वो इक्विलिब्रिएट कर जाता है, मतलब कि रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है और वो जो होता है वो फिक्स हो जाता है 52.7 डिग्री पर। दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। समझ में आ गई होगी बात, क्या होता है म्यूटा रोटेशन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कुछ और चीज बची हुई है, जैसे कि ये, बस ये खत्म हो गया क्या, वेरी गुड। हाँ मुझे लगता है कि यहां पर खत्म हो गया, लास्ट ऑप्शन यही था, म्यूटा रोटेशन पर ही हमारा कॉन्सेप्ट रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल केमिस्ट्री। इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में बताया है। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। 3 पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया था और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल याद करते चलिएगा। जो पेंटोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, डाइसैकराइड शुगर है, उनका एग्जाम्पल आप जितना याद करेंगे वो उतना आपके लिए बेटर रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सवाल यहीं पे पूछा जाता है। पेंटोज से पूछा जा सकता है, हेक्सोज से पूछा जा सकता है और डाइसैकराइड से पूछा जा सकता है, जिसमें कि डाइसैकराइड ज़्यादा अहमियत रखता है। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताया था, जैसे कि कैपिटल डी कैपिटल एल क्या होता है, एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है। उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताया है म्यूटा रोटेशन। हमने देखा है कि पीएमटी एग्जामिनेशन में म्यूटा रोटेशन पूछा गया है और मेंस में भी म्यूटा रोटेशन पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़ना है। अगले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग तरह का रिएक्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, और साथ ही साथ उसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि उन रिएक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट मेमोराइज करते रहिए और ढेर सारा सवाल लगाइए। जितना सवाल लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।